पड़ा। जापान के मीडिया ने दावा किया कि चीन की तरफ से कुछ ड्रोन भी भेजे गए जिन्हें उसकी वायुसेना ने निशाना बनाकर ढेर कर दिया और जापान के इस दावे से खलबली मच गई क्योंकि जापान ने आरोप लगाया कि चीन ने उसके इलाके में घुसपैठ के इरादे से 2 H-6 बॉम्बर भेजे, लेकिन जापान ने उन्हें धमकाकर लौटा दिया। जापान के मुताबिक प्रशांत महासागर में मौजूद उसके ओकिनावा और मियाको द्वीप समूह के करीब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन जापान के मुताबिक उसकी वायुसेना की मुस्तैदी की वजह से चीन कामयाब नहीं हो पाया और उसके दोनों H-6 विमानों को लौटना पड़ गया। जापान के मीडिया ने यह आशंका भी जताई कि चीन ने जापान और ताइवान की तरफ कुछ ड्रोन भेजे, हालांकि इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, जापान की वायुसेना ने उन्हें ढेर कर दिया। इस बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मामूली सी बात पर ट्रेन में 2 लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक एक आदमी के कंधे पर सिर रखकर एक लड़का सो गया था। इससे ट्रेन में दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इसी बीच उस आदमी ने उस लड़के पर हमला कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रेन में वो आदमी सामने बैठे दूसरे आदमी से बातचीत करता नजर आया। इसी दौरान उनके बीच बहस शुरू हो गई। तभी उस आदमी के पास बैठे उस लड़के ने कुछ कहा तो वो आदमी गाली गलौज करने लगा। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उस आदमी ने उस लड़के पर कोहनी से हमला कर दिया, जिससे वो लड़का ट्रेन की सीट पर गिर गया। इसी बीच सामने बैठा आदमी उठा और उस आदमी पर लात घूंसे बरसाने लगा। इसके बाद तो ट्रेन का डिब्बा जंग का अखाड़ा बन गया। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन उन दोनों को छुड़ाने के बजाय वो लोग घबराकर वहां से चले गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उधर खबर है कि चीन से निपटने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के बाद फिलीपींस भारत में बना ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता है। फिलीपींस और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर में कुछ द्वीपों को लेकर लंबे वक्त से विवाद है, जिसकी वजह से फिलीपींस पर हमेशा चीन के हमले का खतरा बना रहता है, क्योंकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर मानता है। इस वजह से फिलीपींस और उसके बीच लंबे वक्त से दुश्मनी है। फिलीपींस कई बार यह आरोप भी लगा चुका है कि चीन दक्षिण चीन सागर में उसकी नौसेना के जहाजों को रोक देता है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच इस इलाके में कुछ द्वीपों को लेकर भी तनातनी है। इस स्थिति को देखते हुए फिलीपींस अपनी ताकत बढ़ाने में लगातार जुटा हुआ है। और खबर है कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की डील के बाद अब वो भारत में बने ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर भी खरीदने की तैयारी में है। भारत का ये ताकतवर हेलीकॉप्टर आधुनिक रडार से लैस है, जिससे ये समुद्र में कई मील दूर तक जहाजों और छोटी नावों का भी पता लगा सकता है। इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर में मशीन गन भी लगी है, जिससे ये हमले के मिशन को भी अंजाम दे सकता है। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन की चेतावनियों के बीच अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की बड़ी खेप देने पर मोहर लगा दी। बताया गया कि अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक लड़ाकू विमान और गोला बारूद देने के एक समझौते को मंजूरी दी। यानी चीन और ताइवान के बीच बढ़ती दुश्मनी में अमेरिका ने घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि पहले ही अमेरिका ताइवान को अपने घातक लड़ाकू विमान F-16 दे चुका है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अब सख्त कदम उठा लिया और ताइवान को अमेरिका एक बार फिर हथियारों की बड़ी खेप देगा, ताकि उसकी सेना को वो मजबूती दी जा सके जो जंग छिड़ने पर चीन से मुकाबला कर सके। दावा किया गया कि अमेरिका ने जिस समझौते को मंजूरी दी उसके मुताबिक ताइवान की सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कई तरह के हथियार दिए जाएंगे। बताया गया कि पहले हथियारों की ये खेप 2024 तक देने का प्लान था, लेकिन चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान को जल्द हथियारों की खेप पहुंचाने का फैसला किया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन को अमेरिका ने सीधी चुनौती दे डाली। बताया गया कि अमेरिका ने साफ कह दिया कि चीन अगर उसे उकसाएगा तो वो सख्ती से उसका जवाब देगा। यानी इस बार अमेरिका ने चीन को जवाब देने का पूरा मन बना लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कुछ दिनों पहले दक्षिण चीन सागर में चीन ने फिलीपींस के एक जहाज को निशाना बनाया। आरोप लगे कि चीन के नौसैनिकों ने फिलीपींस के उस जहाज को रोककर उस पर पानी की बौछार की और इसीलिए अमेरिका चीन के उकसावे से भड़क गया। चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों को धमका रहा है। यही वजह है कि इन देशों के दोस्त अमेरिका ने अब चीन को सबक सिखाने की कसम खा ली। इधर यूपी के बस्ती में समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष पर एक महिला के रेप का आरोप लगा। उस महिला ने इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी के उस नेता ने नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस थाने में दर्ज कराई। उस महिला के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता धीर सेन निषाद से उसकी मुलाकात साल 2021 में हुई थी और नौकरी का झांसा देकर वो लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़ित महिला के मुताबिक नगर पंचायत अध्यक्ष ने जबरन उसका गर्भपात भी करवाया। उसके साथ धीर सेन निषाद एवं माया पाठक ने दुराचार किया है और लगातार वो उसका शोषण कर रहे हैं। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने IPC के अलावा SC/ST एक्ट की धाराओं में भी केस दर्ज कर लिया। उधर हेती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में गैंग वॉर के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान एक गिरोह ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग हथियार लिए सड़क पर भागते नजर आए। इस दौरान वहां लगातार गोलीबारी होती रही।
वहां से आई तस्वीरों में चारों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े नजर आए और उसके बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे। बताया गया कि लगातार हो रही गैंग वॉर से परेशान होकर वहां रहने वाले लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे, लेकिन तभी उन पर हमला हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कुछ लोग जान बचाकर एक चर्च तक पहुंच गए। वहां से आई एक तस्वीर में उस चर्च के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई और उनमें एक महिला उस चर्च के गेट पर पत्थर मारती दिखी। उस महिला का आरोप था कि प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी में उसने अपने भाई को खो दिया। इस बीच यमन की सेना और हुथी विद्रोहियों की झड़प में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां की सेना के मुताबिक हुथी विद्रोहियों के कई लड़ाकों ने अचानक यमन के सैनिकों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वहां जंग जैसे हालात बन गए। यमन की सेना और हुथी विद्रोहियों के बीच काफी देर तक झड़प होती रही, जिसके बाद सेना ने सख्ती बरतनी शुरू की, जिससे वहां भगदड़ मच गई। बताया गया कि वहां हुई हिंसक झड़प में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हो गए। यमन के एक बड़े हिस्से पर हुथी विद्रोहियों ने कब्जा किया हुआ है, इसीलिए वहां की सेना इन्हें भगाना चाहती है। यही वजह है कि यमन की सेना और हुथी विद्रोहियों के बीच आए दिन झड़प होती रहती है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में मिलिट्री ड्रिल के दौरान एक एयरक्राफ्ट क्रैश होने से 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। बताया गया कि इस हादसे में अमेरिकी फौज के कई जवान घायल भी हो गए, क्योंकि मिलिट्री ड्रिल के दौरान ही वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के एक द्वीप पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस की सेनाएं सैन्य अभ्यास कर रही थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दावा किया गया कि तभी सैनिकों से भरा अमेरिका का वो विमान क्रैश हो गया, जिसकी वजह से 3 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 20 जवान बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने दुख जताया, जबकि अमेरिका ने विमान हादसे की जांच शुरू कर दी। इस बीच अमेरिका के लुइसियाना राज्य की एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और इसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस रिफाइनरी से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसने पूरे आसमान को ढक लिया। तस्वीरों में वो रिफाइनरी बुरी तरह धधकती नजर आई। आग की लपटों ने चारों तरफ कब्जा कर लिया, जबकि आग के साथ उठने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जिसकी वजह से वहां लोग दहशत में आ गए, क्योंकि आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में उसने रिफाइनरी के ज्यादातर हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि इस आग को बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मी भी घायल हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त रिफाइनरी में कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उधर रूस के हैकरों ने पोलैंड का रेल नेटवर्क ठप कर दिया। बताया गया कि वहां के रेल कर्मियों के वॉकी टॉकी पर अचानक ट्रेन रोकने की अनाउंसमेंट होने लगी और इसके बाद उस पर रूस का राष्ट्रीय गान बजने लगा। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक वॉकी टॉकी नजर आया, जिस पर ट्रेन रोकने की अनाउंसमेंट बज रही थी। बताया गया कि पोलैंड के कई अलग अलग शहरों से उनके रेल नेटवर्क के हैक होने की खबर सामने आई, जहां अनाउंसमेंट सुनने के बाद कई ट्रेनों को रोक दिया गया। जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ खड़ा है और यही वजह है कि रूस पोलैंड से नाराज है और आए दिन उसे चेतावनी देता रहता है। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ सरकार के होश उड़ गए। वहां गिलगित बाल्टिस्तान इलाके के कई लोगों ने पीओके को भारत में मिलाने की मांग कर दी और पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार पर पीओके के लोगों पर जुल्म ढाने का इल्जाम भी लगाया। वहां से सामने आए वीडियो में तहरीक पासदारन पीओके नाम के संगठन के कार्यकर्ता पीओके को भारत में मिलाने की अपील करते दिखे। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की फौज ने उन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार के इशारों पर उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित भी किया गया, जिसके बाद पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ वहां एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। उधर अफ्रीकी देश मिस्र में भारतीय वायुसेना सैन्य अभ्यास करके अपना दम दिखाएगी। वहां शुरू हुई ये मिलिट्री ड्रिल अगले 21 दिन तक चलेगी, जिसमें भारतीय वायुसेना भी हिस्सा लेगी और दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगी। मिस्र में जो सैन्य अभ्यास शुरू हुआ उसमें कई और देशों की सेनाएं शामिल होंगी। 21 दिन तक चलने वाली इस मिलिट्री ड्रिल में भारतीय वायुसेना के 5 MiG-29 फाइटर जेट के साथ दूसरे कई विमान भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की सेनाओं के साथ मिलकर दम दिखाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय वायुसेना इस सैन्य अभ्यास में शामिल होगी। भारत और मिस्र के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं ने इस साल जनवरी में पहला संयुक्त अभ्यास किया था और अब एक बार फिर भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के खतरे से निपटने के लिए ईरान की सेना ने युद्ध अभ्यास किया। कुछ दिनों पहले फारस की खाड़ी में ईरान की दादागिरी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने वहां अपने विध्वंसक जंगी जहाज तैनात किए थे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने खतरनाक लड़ाकू विमान भी वहां भेज दिए थे। लेकिन इसी के बाद ईरान आग बबूला हो गया और उसने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की सेना ने आसमान में दुश्मन से निपटने का अभ्यास किया। यही नहीं, ईरान के लड़ाकू विमानों ने जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग भी ली। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस ड्रिल के दौरान ईरान ने अपने नए ड्रोन मोहाजिर 10 का भी दम दिखाया। ईरान के मुताबिक मोहाजिर 10 ड्रोन 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की ताकत रखता है।
यानी अगर ईरान चाहे तो वो फारस की खाड़ी में अमेरिका के जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान फारस की खाड़ी में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना बताता है और यहीं से दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है। ऐसे में इस इलाके में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव ईरान को चुभ रहा है। उधर गाजा पट्टी में हुए रहस्यमयी धमाके में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के एक लड़ाके की मौत हो गई। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ये जोरदार धमाका हमास के एक ठिकाने पर हुआ और दावा किया गया कि उस ठिकाने पर विस्फोटक रखे गए थे जिनमें भीषण धमाका हो गया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के उस ठिकाने पर उनके लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके लिए वहां बड़े पैमाने पर घातक हथियार और गोला बारूद रखे गए थे। और माना जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान ही वो धमाका हुआ जिसमें उसके एक लड़ाके की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये भी बताया गया कि जोरदार धमाके में हमास के उस ठिकाने को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसने अपनी सीमा के नजदीक उड़ान भर रहे नेटो के सदस्य देश नॉर्वे के एक लड़ाकू विमान को खदेड़ दिया। रूस ने आरोप लगाया कि नॉर्वे की नौसेना का वो लड़ाकू विमान उसके इलाके में घुसने की फिराक में था, जिसे देखते ही रूस ने अपने मिग-31 लड़ाकू विमान को तैनात कर दिया। रूस के मुताबिक बैरेंट सागर के ऊपर उसके फाइटर जेट को देखते ही नॉर्वे की नौसेना का वो लड़ाकू विमान लौट गया। रूस ने दावा किया कि नॉर्वे का वो विमान उसकी सीमा को पार नहीं कर पाया। उसकी इस हरकत ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस को पश्चिमी बॉर्डर पर बसे नेटो देशों से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसी वजह से रूस बौखलाया हुआ है और वो अपनी सीमा में उड़ान भर रहे नेटो देशों के लड़ाकू विमानों को देखकर बुरी तरह भड़क गया। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस का इन देशों के साथ 36 का आंकड़ा बना हुआ है। उधर रूस ने काला सागर में कलिब्र मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा दी। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने दावा कर दिया कि रूस की फौज काला सागर में लगातार कलिब्र मिसाइलों की संख्या बढ़ा रही है और कलिब्र मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों की तैनाती से यूक्रेन की चिंता बढ़ गई। यूक्रेन को डर है कि उसके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस उसे घेरने की तैयारी में जुट गया, क्योंकि 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इसलिए ये माना जा रहा है कि पुतिन की सेना ने बड़े हमले की प्लानिंग की है। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक यूक्रेन ने दावा कर दिया कि रूस ने जिन कलिब्र मिसाइलों को काला सागर में उतारा वो परमाणु बम दागने में भी माहिर है। वहीं यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया कि हाल के दिनों में ही काला सागर में तैनात रूस के युद्धपोत ने एक कार्गो शिप पर हमला कर दिया था। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने जापोरिजिया में रूसी सेना की बिछाई दर्जनों बारूदी सुरंगों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने अपनी सेना की इस कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें जापोरिजिया के एक इलाके में रुक रुक कर एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। यूक्रेन के मुताबिक एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत उसकी सेना ने जापोरिजिया के उस इलाके में रूसी सेना की बिछाई गई बारूदी सुरंगों पर धावा बोल दिया और एक के बाद एक दर्जनों बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया। जापोरिजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस पर जंग के 2 महीने बाद ही रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया था और तभी से उसने जापोरिजिया के बड़े इलाके में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है ताकि यूक्रेन की सेना के किसी भी पलटवार को नाकाम किया जा सके। लेकिन यूक्रेन ने भी रूस की फौज को जवाब देते हुए वहां बड़े पैमाने पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों को बर्बाद कर दिया। उधर बढ़ती महंगाई से निपटने के चक्कर में तुर्की ने ब्याज दरों में इतना बड़ा इजाफा कर दिया कि निवेशकों ने वहां के बाजार से निकलने के संकेत देने शुरू कर दिए। ताजा इजाफे के बाद वहां ब्याज दर 25% पर पहुंच गई, जिससे साफ हो गया कि तुर्की की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से महंगाई की गिरफ्त में। इसीलिए वहां ब्याज दरों में एक साथ 750 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला किया गया, जिसके बाद वहां ब्याज दर 17.5% से बढ़कर 25% हो गई। हालांकि पहले से वहां के बैंक और दूसरी एजेंसियां करीब 250 बेसिस पॉइंट के इजाफे का अनुमान लगा रही थी, लेकिन सरकार ने इससे 3 गुना इजाफा करके सबको चौंका दिया। इस फैसले के बाद यह भी साफ हो गया कि वहां महंगाई बेकाबू हो चुकी है। ये वजह है कि तेजी से विदेशी निवेशकों के तुर्की से दूरी बनाने का अनुमान लगाया जाने लगा। उधर उत्तर कोरिया से मिली धमकियों के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खास टुकड़ी ने अपनी ताकत दिखाई। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना और अमेरिका के सैनिकों ने सोल में संयुक्त अभ्यास किया और उत्तर कोरिया को कड़ी चेतावनी दे दी, क्योंकि उत्तर कोरिया से बढ़ते तनाव और भीषण हमले की धमकी के बीच दक्षिण कोरिया अलर्ट हो गया। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना और अमेरिका के सैनिकों ने संयुक्त अभ्यास किया। बताया गया कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में दोनों देशों की सेना ने घातक हथियारों और खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर उत्तर कोरिया को जवाब दे दिया। वहीं 2 रोज पहले ही दक्षिण कोरिया ने सोल में जंग जैसे हालात से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को भी परखा, जिसके लिए सायरन बजाकर वहां लोगों को हवाई हमले से अलर्ट करने की कोशिश की गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका को दहलाने की साजिश करने वाले एक पाकिस्तानी डॉक्टर को 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बताया गया कि वो ISIS की मदद से अमेरिका में कई धमाके करने की फिराक में था।
लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाता, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने उसे धर दबोचा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वो पाकिस्तानी डॉक्टर इंटरनेट पर अमेरिका के खिलाफ अभियान चला रहा था। यही नहीं, वो सोशल मीडिया पर भी आतंकी संगठन ISIS के संपर्क में था। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी अमेरिका की खुफिया एजेंसी को लगी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खुफिया एजेंसी के मुताबिक वो डॉक्टर मिनेसोटा राज्य में एक मेडिकल क्लिनिक में रिसर्च का काम कर रहा था और 2020 में वो आतंकी संगठन ISIS के संपर्क में आया, जिसके बाद उसने ISIS के आतंकियों के साथ मिलकर अमेरिका पर हमले का प्लान बनाया। उधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने वाले अमेरिका के एक पूर्व नेवी अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि उन पर शराब पीकर कुछ लोगों से बुरा बर्ताव करने का आरोप लगा और इसीलिए पुलिस ने उन्हें टेक्सास से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही वहां के लोगों को इसकी खबर मिली, वो सन्न रह गए, क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उस पूर्व नेवी अफसर ने ही 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी ओसामा बिन लादेन को गोली मारी थी, जिसमें वो मारा गया था। लेकिन अब दावा किया गया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने शराब पीकर कुछ लोगों से बुरा व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटों के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया और इसीलिए पुलिस ने उन्हें टेक्सास से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही वहां के लोगों को इसकी खबर मिली, वो सन्न रह गए, क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उस पूर्व नेवी अफसर ने ही 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी ओसामा बिन लादेन को गोली मारी थी, जिसमें वो मारा गया था। लेकिन अब दावा किया गया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने शराब पीकर कुछ लोगों से बुरा व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटों के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। इस बीच सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि मुस्लिम देशों की सख्त चेतावनी के बाद डेनमार्क ने कुरान के अपमान पर सख्त कदम उठाते हुए ऐसा करने वालों को सजा देने का फैसला ले लिया। बीते कुछ महीनों में डेनमार्क में कुरान के अपमान की कुछ घटनाएं सामने आई, जिससे दुनिया भर के मुस्लिम देश बुरी तरह भड़क गए और डेनमार्क की सरकार से कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक डेनमार्क की सरकार जल्द ही वहां की संसद में एक विधेयक पेश करेगी, जिसमें वहां किसी भी धर्म का अपमान करने वाले आरोपियों के खिलाफ सजा का प्रावधान होगा। न्यूज चैनल अल अरबिया ने डेनमार्क के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि वहां ऐसा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा और कानून तोड़ने वालों को जुर्माने के साथ कम से कम 2 साल की सजा मिलेगी। जिसका मतलब ये कि डेनमार्क की सरकार ने कुरान का अपमान करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। उधर ईरान ने दावा किया कि उसकी सुरक्षा एजेंसियों ने ईरान पर हमला करने की प्लानिंग में जुटे 200 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ यह साजिश उसके दुश्मन देशों ने मिलकर रची। लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने वहां छिपे 200 से ज्यादा हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान की सरकार ने आरोप लगाया कि जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, उनमें ज्यादातर स्वीडन, फ्रांस और ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और ईरान के मुताबिक इनका प्लान न केवल ईरान बल्कि इराक और पश्चिम एशिया के कई देशों को दहलाने का था। लेकिन उनके इस प्लान पर ईरान की खुफिया एजेंसियों ने पानी फेरते हुए 200 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका में कोस्ट गार्ड ने समंदर में नाव के जरिए लाई जा रही 2000 किलो ड्रग्स की खेप जब्त कर ली। वहां के कोस्ट गार्ड की इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी समंदर में अपनी सफेद नाव से भागते नजर आए। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी कोस्ट गार्ड को लगी, उन्होंने ड्रग्स तस्करों को दबोच लिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में कोस्ट गार्ड के जवान तस्करों की नाव में चढ़ते और उसकी तलाशी लेते नजर आए। इस दौरान उस नाव से ड्रग्स से भरे कई पैकेट बरामद किए गए, जिनमें कुल 2000 किलो ड्रग्स होने का दावा किया गया। यही नहीं, कोस्ट गार्ड ने उस नाव में सवार 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये ड्रग्स दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया से मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका लाए जा रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 की संस्कृति मंत्री समूह की बैठक हुई, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के साथ हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि नया भारत अपनी विरासत के साथ विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के सामने विरासत और विकास के मेल की मिसाल पेश कर रहा है। 9 मिनट के इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने 4C यानी कल्चर, क्रिएटिविटी, कॉमर्स और कोऑपरेशन का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी मंत्र से दुनिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उसकी सांस्कृतिक विरासत का मजबूत होना बेहद जरूरी बताया। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बताते हुए G20 के संस्कृति मंत्री समूह की बैठक में शामिल सभी सदस्य देशों को शुभकामनाएं दी। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक साल में 2,60,000 नई नौकरियां दी। ये घोषणा कंपनी के चेयरमैन और CMD मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं AGM के दौरान की। What gives me immense satisfaction is our contribution to employment creation, which is India's #1 necessity. Reliance set new records in creating employment for Indians with the addition of 2.6 lakh jobs across all our businesses during the year. The total number of our on-roll employees is nearly 3.9 lakhs. The number of indirect livelihood opportunities we have created is many times larger.
गिरकर और संभलकर पहुंचा, गिरकर और संभलकर पहुंचा, वो मंजिल तक चलकर पहुंचा। सौभाग्य की बात कही कमलेश ने, वो पहुंचा अपनों से आगे पर अपनों को छल कर पहुंचा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य की बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत।